बदलती जलवायु। बदलती जलवायु लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ गई जो घास खाकर जिंदा रहते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। खेती और पशुपालन की शुरुआत। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। खेती और पशुपालन की शुरुआत देख लेते हैं। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। ठीक है, कृषक यानी खेती करने वाले। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ठीक है, सबसे पहले कुत्ता पाले थे लोग। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। ठीक है, इनकी सुरक्षा भी करते थे। जब ये पालतू बनाने लगे तो इनकी सुरक्षा भी यही करते थे, यही लोग। इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक भी बन गए होंगे। ठीक है, इसी तरह वो पशु को पालने लगे। क्या तुम बता सकते हो या क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? तो अब देखते हैं घरेलूकरण की प्रक्रिया। घरेलूकरण की प्रक्रिया देखिए, इसमें क्या रहेगा। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग इन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दाने के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं, यानी जो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं किसी को। अहिंसा का मतलब वो ये हुआ।
इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। सबसे पहले क्या उपजाया गया? गेहूं, जौ। ठीक है। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। सबसे पहले तो कुत्ता पाला गया, उसके बाद भेड़ बकरियां। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। देखिए, जब खेती करने लगे तो उनको एक ही जगह पर रहना पड़ता था, क्योंकि जब खेती करेंगे तो उसकी देखभाल भी आपको ही करना होगा। इसलिए जब खेती शुरू हो गई तब लोग एक जगह रहने लगे। पहले तो घूमते रहते थे जानवरों के चक्कर में, भोजन के चक्कर में। लेकिन जब उगाने लगे, फसल बोने लगे, तब एक जगह रहने लगे। जानवर पालने लगे तब पर भी एक जगह रहने लगे। ठीक है। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते? नहीं करते, क्योंकि वो तो घूमते रहते थे। जब एक जगह रहने लगे तब जरूरत पड़ी और बनाए। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, इसको पढ़ लेते हैं। चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है, तो ये आप लोग सोचेंगे, बताएंगे। ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। आरंभिक कृषक यानी खेती जो करते थे शुरुआत में, और पशुपालक यानी जो पशु पालते थे। मानचित्र 2, पृष्ठ संख्या 12 देखो, जो ऊपर हम लोग देखे थे। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों को के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, पश्चिमोत्तर यानी पश्चिम और उत्तर कोना, जिसको कहते हैं पश्चिम और उत्तर का कोना,
कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इस अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। अस्थायी जीवन की ओर। अस्थायी जीवन कैसे हुआ, कब हुआ, देखते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिलते हैं, जैसे कि बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें वर्तवास कहा जाता है, गर्तवास कहा जाता है जिनको, उन घरों को। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसीलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा और कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था, यानी सजाया भी गया है इन बर्तनों को। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्योंकि ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे, ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। इसके बाद सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 पृष्ठ 12 में मेहरगढ़ ढूंढो। तो इसको आपको नक्शे में देखना होगा। यह ईरान
जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। भंडारण यानी उसमें जुटा कर रखने के लिए। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतकों के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ठीक है। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र। तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो, तो इसमें बकरी का भी चित्र है जिस जहाँ दफनाया गया था, दफनाते थे, तो उसमें खाने के लिए भी रखते थे। खाते नहीं थे, लेकिन विश्वास था उनका। इसके बाद उपयोगी शब्द कुछ यहाँ पर दिए गए हैं जो आपके पाठ में आए हैं, जैसे आखेटक, खाद्य संग्राहक, पुरास्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, लघुपाषाण, कृषक, पशुपालक, नवपाषाण युग, कब्र, ये सभी इसमें महत्वपूर्ण शब्द आए हैं पाठ में। ठीक है, बस यही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और दी गई हैं, देख लीजिए। जैसे तिथियाँ महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है। मध्यपाषाण युग। मध्यपाषाण युग कब से कब तक था? तो 12,000 से 10,000 साल पहले मध्यपाषाण युग था। इसके बाद बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग 12,000 साल पहले हो गई। इसके बाद नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले। ठीक है। इसके बाद मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले बस्तियां बनने लगी थी मेहरगढ़ में। बस यही था इस पाठ में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह के वीडियो आते रहेंगे और आपका NCERT यहीं से कंप्लीट कराएंगे हम। तो हम मिलते हैं फिर आप सभी से किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।